है संवाद विशेष। जी हाँ दोस्तों, यह कार्यक्रम आपके और हमारे संवाद का एक नया सेतु है। यहाँ हम रोजमर्रा के मुद्दे, अनकही कहानियां, दिलचस्प अनुभव और आपकी पसंदीदा विषयों पर एक किसी खास शख्सियत से चर्चा करेंगे। संवाद विशेष सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि आपके विचारों को आवाज देने का मंच है। हर सप्ताह हम चुनेंगे एक खास विषय और आपके संदेशों, सवालों और राय को भी साझा करेंगे। चाहे वह सामाजिक मुद्दे हों, प्रेरणादायक कहानियां हों या जीवन के छोटे छोटे रंगीन पल हों, सब कुछ होगा इस मंच पर। तो तैयार हो जाइए अपनी राय, अपने अनुभव और अपनी कहानियों के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर जुड़ सकते हैं या ईमेल के माध्यम से अपनी बातें भेज सकते हैं। याद रखिए, आपकी आवाज ही इस कार्यक्रम की जान है। तो आइए मिलकर शुरू करते हैं संवाद का यह खास सफर, सिर्फ और सिर्फ संवाद विशेष पर। हर रविवार प्रातः 8:45 पर आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो आरबीएल इंडिया 90.4 के साथ। धन्यवाद। नमस्ते श्रोताओं, रेडियो आरबीएल इंडिया 90.4 एफएम में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त और होस्ट पंकज गुप्ता संडे की इस ठंडी ठंडी सुबह में आपका स्वागत करता हूं। आज ठंडी थोड़ा सा नॉर्मल है और संडे का दिन है, तो जाहिर सी बात है आप लोग ऑफिस नहीं गए होंगे। बहुत से लोग किचन में काम कर रहे होंगे नाश्ते के लिए, और बहुत से लोग अभी जो ऑफिस नहीं गए हैं वो रजाई में ही होंगे कि संडे का दिन है, देर में सोकर उठेंगे। तो लेकिन हमारे साथ तो ऐसा नहीं है। हम आज स्टूडियो में बैठे हुए हैं क्योंकि हमारा तो आपके लिए विशेष कार्यक्रम लेकर आने का एक खास दिन है संडे, जो कि सुबह संवाद विशेष के रूप में आप सुनते हैं। आज संवाद विशेष में हमारे साथ विशेष मेहमान हैं डॉक्टर रूमा परवीन। मैं आपका स्वागत करता हूं डॉक्टर रूमा परवीन जी। सर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूं अपनी गवर्नमेंट का कि रायबरेली में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि रेडियो सिटी 90.4 तहे दिल से आभार, और पंकज जी को बहुत बहुत आभार कि इन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटीज दी कि हम यहाँ पर आए। मैं रूमा परवीन, मोटिवेशनल स्पीकर एंड साइकोलॉजिस्ट। और मैडम का, रूमा जी का एक परिचय मैं और दे देता हूँ। आपको उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नियुक्त किया गया है काउंसलर के रूप में। आप महिला सशक्तिकरण और बाल संरक्षण के लिए काम कर रही हैं, और जो इस तरह के केसेस होते हैं उनको ये देखती हैं। और फैमिली, जो गवर्नमेंट का मेन मोटो चल रहा है कि परिवार न टूटे, उसके लिए आप जो है काउंसलिंग भी करती हैं, और आपके प्रयास से बहुत से ऐसे परिवार हैं जो टूटने से बचे हैं। क्या मैं सही हूँ? हाँ सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली हमारी यही पहचान है, खुशहाल परिवार, यही सबसे बड़ी पहचान है। और हम सभी मिलकर अपने गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं। महिला थाने में जो केसेस वगैरह आते हैं तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पीछे मानसिक जो सेहत होती है उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती है। अच्छा, आप मनोरोग विशेषज्ञ हैं, बहुत से आपने केसेस देखे होंगे। आज के दौर में एक बहुत सी समस्याएं देखने को मिले, लोग खुश नहीं हैं सब कुछ होने के बाद भी। ऐसा क्यों, क्या लगता है आपको? जी, ऐसा इसलिए देखिए पंकज जी कि लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं। आप मानते हैं ना कि जब हम सेटिस्फैक्शन होगा किसी भी चीज में, वो चाहे वो झोपड़ी ही क्यों ना हो, तब भी हम खुश रह सकते हैं। अगर हम अपने एंसेस्टर की बात करें, पूर्वज की, तो क्या था कि पहले के लोग जो हमारे पूर्वज थे वो छोटी छोटी खुशी ढूंढते थे। आज का टाइम क्या है कि लोग सुख की तलाश करते हैं कि मेरे पास ये हो जाए, ये वाला फोन अब आ गया, ये आ जाए, बंगला आ जाए, गाड़ी आ जाए तो हम खुश होंगे। यही करते करते पूरी जिंदगी उनकी बीत जाती है और वो खुशी हमसे दूर चली जाती है। और दूसरी क्या प्रॉब्लम है कि जैसे मतलब कि हमारे पास ये है, पड़ोसी के पास ये आ गए, मेरे पास नहीं, तब नहीं खुश होंगे। और पहले टाइम में क्या था कि भाई एक जैसी सभी लाइट, जैसे एक घर की लाइट जाती तो सबकी लाइट जाती थी, बिल्कुल ऐसा होता था ना। लेकिन आज के टाइम में क्या कि भाई हमारी लाइट घर की गई तो उनकी क्यों जल रही है?
मतलब दूसरे को देखकर खुश नहीं है लोग। जी जी। और अपने संसाधनों से खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, ये भी एक बड़ा कारण है। हाँ, मतलब ये होता है ना कि भाई लोग सुख से परेशान। जी जी जी। सबसे बड़ी दिक्कत ये। और दूसरी बात क्या है कि अगर हमारे रिलेशंस, हमारी हेल्थ, हमारी वेल्थ तीनों अलाइनमेंट है तो हम खुश हैं कहीं ना कहीं, बिल्कुल, मेंटली और फिजिकली भी। और सबसे मेरा ये मानना है एज अ मोटिवेशनल स्पीकर अगर मैं कहूँ कि देखिए सफलता जो सच्ची है वो है हमारी खुशी। अगर आप IAS ऑफिसर बन जाओ, जज बन जाओ, आप कुछ भी बन जाओ, लेकिन आप खुश नहीं हो तो आप सफल नहीं हो। अच्छा, एक चीज ये तो बड़ों की बात हो गई, छोटे भी जो है, जो बच्चे हैं जी जी अभी प्ले ग्रुप में है या प्राइमरी में है, जो भी है, आप देखते होंगे वो भी कुछ ना कुछ डिस्टर्ब रहते हैं, परेशान रहते हैं अपने स्कूल के वर्क से, ट्यूशन से। तो इस पे जो है थोड़ा सा, क्योंकि पहले आपने देखा होगा, पहले जब बच्चे 5 साल के हो जाते तब स्कूल जाते थे, आज प्ले ग्रुप में 2.5 साल के हो जाते हैं तब जाना शुरू कर देते हैं। तो बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने ये कहा, विशेषज्ञों ने ये कहा कि ये बच्चों का बचपना जो है खोता जा रहा है और वो अवसाद की तरफ भी जा सकते हैं जी। तो ये बच्चों का जो है, जो ये चल रहा है, क्या ये सही है आपके हिसाब से? देखिए एज अ साइकोलॉजिस्ट मेरा ये मानना है कि जो चीजें अभी हैं प्ले ग्रुप, तो वो भी बेटर है। बेटर इसलिए है कि बच्चे के जो डेवलपमेंट है वो उस घर पे सही से नहीं हो सकता है। उसका कारण क्या है कि ज्वाइंट फैमिली नहीं रही। तो पहले भाई वर्किंग जो पेरेंट्स हैं हमारे, तो बच्चों को समय नहीं दे पाएंगे। पहले दादा दादी होते थे तो उनके मोरलिटी के साथ साथ बहुत सारी चीजें का उनका डेवलपमेंट होता, क्योंकि 0 से लेकर 5 साल तक में हमारा जो ब्रेन होता है तो बहुत तेजी से डेवलप करता है। एक प्लेन पेपर की तरह बच्चे का माइंड होता है, जो आप लिख देंगे वो होगा। तो घर में वो चीजें उपलब्ध नहीं, तो बच्चों को कौन दे कि उनका डेवलप। तो इसलिए प्ले ग्रुप आए कि भाई बच्चे का 5 साल तक डेवलपमेंट होता है तो PG उसमें आप करें। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि उसमें लोग, पेरेंट जो वर्किंग है, वो बच्चों को तो छोड़ देते हैं वहां पर, लेकिन उनके जो फीलिंग्स है वहां भी कभी कभी इग्नोरिंग हो गए बच्चे। तो अपनी फीलिंग्स किससे बताएं? जैसे अभी भी पूरे इंडिया की हम बात कर रहे हैं कि 0.3 साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर की बहुत कमी है। तो टीचर्स पढ़ा रहा, लेकिन बच्चों का मन है ना, तो वो एक विशेषज्ञ ही जान पाएगा ना। तो ये सारी वजह है। तो जैसे फोन दे दिया है, घर आए बच्चे तो फोन में बिजी हो गए। अब वो क्या देख रहे हैं, उनके माइंड में क्या जा रहा है, कैसी प्रोग्रामिंग हो रही है बच्चों की, क्योंकि जो बच्चे देखेंगे सोचेंगे वैसी प्रोग्रामिंग होगी। और बच्चों का तो जो सबकॉन्शियस माइंड ही स्टार्टिंग में रहता है, उनका कॉन्शियस लेवल तो उतना रहता नहीं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो चेतन स्तर उसका बनेगा। तो वो तो बच्चा कोरी प्लेन पेपर है ना, आटा है और एक मिट्टी है, हाँ मोम जिधर मोड़ देंगे मुड़ जाएगा। तो आई थिंक दादा दादी होते तो अपने मन की बात कह लेते थे। साथ साथ में देखिए संस्कार भी डेवलप होता था। हाँ, ये जो आपने दादा दादी वाली बात कही, इस पे एक चीज अभी रिसर्च भी हो रहा है कि देखिए पहले बच्चे नाना नानी दादा दादी इनके संरक्षण में पलते थे जी, है ना। माता पिता जैसे बाहर चले गए, वर्किंग पे हैं, तो वो बच्चे पलते थे। आज उनके प्यार से भी बच्चे दूर होते जा रहे हैं जी, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर अवसाद आ रहा है ना। अच्छा, एक चीज और भी है कि WHO भी और काम कर रही है, शायद इस पे आप लोगों को कुछ गाइडलाइन मिली होगी जी। बिल्कुल। तो क्या है उस पर कुछ हम लोगों को बताइए। देखिए इसमें 2 चीजें हैं, जैसे कि दादा दादी का ना रहना, क्योंकि आज के टाइम में क्या है, एजुकेशन है जी, बट तहजीब, मोरलिटी, संस्कार की कमी है बच्चों में। इसीलिए आई थिंक क्राइम बढ़ रहे हैं जी। एकदम बिल्कुल 100% पहले दादा दादी नाना नानी सब देखे रहते थे, सब देखे रहते थे, और वो धीरे धीरे कहानियों के माध्यम से। आज के पेरेंट्स क्या है, फोन दे दिए, सुन लो बच्चा कहानी, तो वो कहानी सुनाते तो उनके बचपन से उनके जो माइंड होता था उसमें सही अदब संस्कार दे सकते हैं। एजुकेशन हम लाइफ टाइम दे सकते हैं। अगर कोई बच्चा है, अगर वो मान लीजिए चोरी कर रहा, वो 14 साल का हो गया है, तो वो बच्चा नहीं सुधरेगा, इसीलिए उससे कोर्ट बच्चों की जो बनाइल वो सब बनी है। तो कहने का मतलब है कि एजुकेशन आप लाइफ टाइम दे सकते हैं। ये दादा दादी के माध्यम से ज्यादा आज लोगों को कमी इसकी महसूस हुई तो दादा दादी डे मनाया जा रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है। और एक चीज और पंकज जी, आपने नोटिस किया होगा, वर्किंग पेरेंट्स हैं उनके, ठीक है, तो उनके जो पेरेंट्स हैं तो उनके बच्चे जो, जैसे
जैसे हम लोग के टाइम में कि काफी एक्टिव, आप कुछ भी कर रहे थे, एक कदम आगे नया सोच रहे हैं, क्रिएटिविटी है। और जिन वर्किंग है तो उनके बच्चे, उनका IQ भी कहीं ना कहीं कम है, कहीं बोल कम पा रहे, क्योंकि फोन दे दिया और रख दिया किसी को पालने के लिए, तो भी फोन पकड़ा दियो, अपना बिजी, बच्चा अपना, तो वो बोल भी नहीं पा रहे हैं। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कितने केसेस आ जाते, 5-6 साल के, वो बच्चा बोल नहीं रहा, माता पिता परेशान कि भाई क्यों नहीं बोल रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं कि बच्चे का सोशलाइजेशन नहीं हो रहा। अच्छा, यही चीज जैसे अभी आपने कहा कि लोग मतलब किस सफलता क्या है, तो सफल होना अलग है, लेकिन अगर समाज में आपका बच्चा है, वो बढ़ रहा, उसको कुछ बड़ा करना है, तो सफलता से ज्यादा, कुछ बनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसको आप सामाजिकरण सिखाइए। सामाजिकरण वो परिवार के ही साथ आएगा, वो परिवार, वो प्ले ग्रुप में या फिर केयरटेकर के पास से नहीं आएगा। जी जी, उसका इंटरेक्शन उसका कहीं ना कहीं होना, तभी वो एक अच्छा सच्चा नागरिक बनेगा। अभी मोबाइल की काफी चर्चा हुई, आज हम देखते हैं हर चौथा व्यक्ति मोबाइल पे जुटा हुआ है जी, पूरा समय उसी में दे रहा है। अगर वो खाली है तो मोबाइल उसके हाथ में है, हर 2 मिनट में वो मोबाइल देख रहा है। तो मोबाइल जो है, मोबाइल क्या लोगों को दूर कर रहा है? जी बिल्कुल, मोबाइल एडिक्ट सभी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जो बहुत पढ़े लिखे भी हैं, या ऐसे लगता है कि हम बहुत अवेयर हैं, हम नहीं हो सकते, तो कोई भी एडिक्ट, लत किसी को भी लग सकती है। अब देखिए, बच्चे हैं तो वो ज्यादा सोच नहीं पाते हैं, और पेरेंट्स भी हैं, अगर उनमें भी तकरार हो रही, क्योंकि उनका सिंपल सा है, मम्मी आप तो चलाते हो, अगर हाउस वाइफ की हम बात करें तो वो भी ले ली देखी, तो बच्चा भी सरकार रील वगैरह देख रहा है। तो अगर ये जो मोबाइल एडिक्शन वाले केसेस इतने खतरनाक है, मैं एक केस आपको बताती हूँ। एक बच्चा, जब लोगों को पता चला कि हाँ भाई रैवली में भी साइकोलॉजिस्ट है, तो मेरे पास केस आया। अब वो बच्चा इतना ज्यादा फोन का एडिक्शन उसको लग गया था कि अगर उसमें गेमिंग वगैरह वो देखता था, अगर वो नहीं उसको मिलता था, वो तो घर में एग्रेसिव हो जाता था, तोड़ फोड़ करने लगता था अपने घर में, और एक मतलब ऐसी कंडीशन आ गई कि हाथ तक पेरेंट्स पर उठा दिए। तो अगर इस लत को छुड़ाना है तो सबसे पहले बच्चे की काउंसलिंग कराइए। अगर आप फोन हटा रहे हैं तो एकदम से मत हटाइए, फिर उसकी जगह उसकी फीलिंग बहुत जरूरी है जी। चाहे आप कुछ भी करिए, अगर कोई चीज आप हटाते हैं, कोई आदत पड़ी है, जैसे कि स्मोकिंग कहीं ले लीजिए, तो हम लोग जिला अस्पताल में भी दवाएं दी जाती हैं, क्योंकि चक्कर आ रहा कभी क्या, भाई कोई एडिक्ट है तो उसमें तो उसकी फीलिंग जरूरी होती है, और वो तुरंत छोड़ भी नहीं सकता, तुरंत छोड़ भी नहीं, छोड़ेगा तो फिर दिक्कत आएगी। हाँ, तो धीरे धीरे, और इसकी वजह से एंजाइटी भी हो रहा है, डिप्रेशन की तरफ लोग जा रहे। एक दूसरा केस मैं बताती हूँ, उस बच्चा 9th में था, फिर उसने कहा मुझे IIT की कोचिंग करना, तो 10th पास आउट हुआ और स्कूल में ऐसे प्राइवेट नाम लिखा दिया। अब वो बच्चा लैपटॉप 50,000 करीब IT कोचिंग के लिए पैसे भर दिए पेरेंट्स से। अब वो बच्चा ऑल टाइम कंप्यूटर में पढ़ते पढ़ते वो फिर सीरीज देखने लगा। कोटा में भी आपने देखा नहीं, बच्चे कर रहे पढ़ने के लिए जाते, अब वो सीरीज देखने लगा, फिर लगातार पता नहीं कौन कौन सी वेब सीरीज, फिर उसी टाइप एक्टिविटी हो गई, उसकी पूरी रिप्रोग्रामिंग हो गई, मतलब जो बिलियंस 26 बिलियंस हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो पूरा चेंज हो गया। अब वो बच्चा ऐसा हो गया कि घर ही में कैद होके रहे। फिर मुझे काफी रिक्वेस्ट किया गया, तो मैं होम विजिट पर गई थी, क्योंकि बच्चा जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक हम कहाँ देख सकते। तो मैं विजिट पर गई, मैंने वो बच्चा दूर भाग रहा था, मतलब कट रहा, आइसोलेट कर दिया उसने अपने आप को एकदम से। ये कंडीशन है अंकल जी। तो पूरा परिवार तो बहुत परेशान, पूरा परिवार परेशान है। आप सोचिए, अब प्रॉब्लम तो एक दिन की तो है नहीं, स्टार्टिंग में मदर को भी लगा कि हाँ बच्चा पढ़ रहा, पढ़ते पढ़ते ये हो गया। इसीलिए मैं कहना चाहूंगी FM रेडियो सिटी 90.4 के माध्यम से कि अपने बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाइए। ऑफलाइन में वाइब्रेशन होती है, क्योंकि इससे ऑनलाइन का जो चलन कोविड के बाद से चला है, कोविड के टाइम से, तो इसमें क्या होती है कि वाइब्रेशन नहीं होता और कॉग्निटिव लोड बढ़ता है। जब कॉग्निटिव लोड बढ़ता है तो कहीं ना कहीं फिर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं और बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और मैं एक और केस बताती हूँ, सेम मेरे कॉलोनी का है। वहां पे क्या था कि वो बच्चा उसने क्या नाम क्लैट की तैयारी कर, अब तैयारी में वो उसका वेट इस टाइम 100 हो गया है। अब तैयारी और उसके चक्कर उसकी मदर की मेंटल हेल्थ खराब हो गई। अब मेंटल हेल्थ ऐसे खराब हुई कि उसकी मदर को लगने लगा कि मैं कहीं मेरा बच्चा, पंडित जी ने कहा था ज्योतिषी ने कि 25 साल की एज में आपके बच्चे के साथ एक हादसा होगा, क्योंकि मम्मी को लगता है ये अपने आप को आइसोलेट कर लिया, 100 किलो वजन हो गया और ये बच्चा तो वो भी नहीं, उठता भी नहीं, बस पढ़ता रहता है। तो मदर के अंदर OCD आ गई कि जब वो पूजा करती है, क्योंकि कई टाइप की रिलीजियस OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, कोविड के बाद से कुछ ज्यादा ही ये चीजें, तो
वो मदर जब पूजा करती है तो उनको लगता है कि मेरा बच्चा खत्म, तो धीरे धीरे उन्होंने पूजा बंद कर दिया। मतलब उनके वो पंडित जी ने जो बताया 25 साल में ऐसा होगा, तो वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया कि मेरे बेटे के साथ कहीं ऐसा ना हो जाए। अब सोचिए, उस बच्चे की ऑलरेडी मेंटल हेल्थ खराब है, मदर की भी खराब हो गई। आप समझ, ये रायबली का केस है। हाँ, रायबली का केस है। अच्छा रूमा जी, आपको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, जो परिवार टूट रहे हैं या घरेलू हिंसा के कारण या अन्य किसी कारण से, तो उसको जो है आपको काउंसलिंग करने के लिए अपॉइंट किया गया है। महिला थाने में भी आप जाती हैं, तो कितने केसेस आज तक आप सॉल्व कर पाई हैं? देखिए, अभी मैं काफी टाइम से जुड़ी हूँ महिला थाने से। आई थिंक 2 साल हो गए। तो मैं बीच बीच में जाती थी वहां पर। थर्सडे एक स्पेशल डे होता है, तो और भी काउंसलर्स आती, सबला नाम लेना चाहूंगी, बहुत बड़ा योगदान उनका। देखिए, जो इंसान, मेरा ये मानना है कि जो इंसान थोड़ी दूर चलना है तो आप एक इंसान को लेके साथ चल सकते हैं, लेकिन पंकज जी अगर आपको बहुत दूर जाना तो सबको साथ लेकर चलना चाहिए, तभी आप दूर तक जा सकते हैं। और तो उसमें सबला से भी आती हैं और बैठक लगती है। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट सीओ मैडम आएंगी और थाना अध्यक्ष रहती हैं और मैं रहती हूँ। तो केसेस वगैरह सॉल्व, जैसे अभी के 116 मामले थे, जो 50 मामले ऐसे थे जो कोर्ट में नहीं गए, वो सॉल्व किए गए। अच्छा, थाने से सॉल्व किए। और जो न्यायालय का जो भार होता है हाईकोर्ट का, वो कहीं ना कहीं कम होगा, क्योंकि बाद में अगर कोर्ट कचहरी अगर जाता है तो गांठें रह जाती कहीं ना कहीं। तो हमारे थाने से ही चीजें सॉल्व हो गई। और फिर अभी तो काफी चर्चित रहा ये न्यूज, और लोग दूर दूर से आ रहे कि भाई चलो, वहां तो मनोवैज्ञानिक है, काउंसलर है, और बड़ा अच्छा माहौल है कि लोग सही हो जाए। क्योंकि अगर पति पत्नी लड़ते हैं तो फिर उनके बच्चों पे इफेक्ट पड़ता है। वो बच्चे भी जाके लड़ते हैं। मैंने सर कितने केसेस देखे हैं। मैं एक रियल आपको फिर एक बताऊंगी कि हस्बैंड वाइफ थे और उनकी बेटी की शादी हुई, तो मैंने खुद सलाह दी कि देखो बेटा, मम्मी पापा आपके लड़े पूरे जीवन पैसे के लिए लड़े, जबकि पैसा आता रहा, प्रॉपर आता रहा, लेकिन आपकी शादी हो रही, आप लड़ना मत। तो कहे हाँ मैं नहीं लड़ूंगी। अब वो शादी होके लड़की जाती, 1 साल नहीं बीतता और 1.5 साल में एक बेबी उसको होती है, और वो पति से वैसे ही लड़ती जैसे यहाँ पे उसके माँ उससे लड़ती थी पैसे के लिए। फिर ये तय हुआ कि भाई पैसे दो, फिर कोर्ट कचहरी, थाना हुआ, फिर कोर्ट कचहरी हुआ। उसके बाद में क्या हुआ कि उन लोगों ने कि इतना पैसा आप दोगे, भत्ता वो दिए नहीं प्रॉपर। फिर जब उन्होंने पैसा दिया तो अब लड़की को ले गए। अब इस चक्कर में 4-5 साल बीत गए, उस लड़की का एडमिशन भी करा दिए, पढ़ने लगी। अब वो बच्ची ना कहीं पेरेंटिंग में माँ बाप दोनों का रोल होता है। बिल्कुल। क्या आप मानते हैं कि माँ बाप में नहीं है? अब इतना लड़े झगड़े, फाइनली जब जो डिमांड थी वो पूरी हो गई। बहुत बड़ी डिमांड नहीं थी, थोड़ी पैसे की थी, बेटी के नाम जमा कर दो, चले जाएंगे। जब जमा हो गए तो चली गई। झेले वो मिला क्या? कुछ नहीं। क्योंकि जो एक दिमाग होता, बच्चे हमारे पेरेंट्स को वो ऑब्जर्व करते हैं। बच्चे लेक्चर नहीं सुनना पसंद करते हैं हमारे। एक चीज ये बताइए, ये परिवार टूटने के बहुत से मामले हैं, फैमिली बहुत टूट रही हैं, पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं। आज फैमिली कोर्ट में सबसे ज्यादा केसेस हैं। जी बिल्कुल ना। तो इसका कारण क्या मानती है? ईगो है? इसका देखिए पंकज जी, इसके कई कारण हैं। एक सिनेरियो से हम नहीं देख सकते। देखिए क्या होता है कि जब शादी होती है तो बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं कि अच्छे से बनती पट्टी बच्चे होते हैं। फिर एक धीरे धीरे कैसी एज आती है जिसको हम 40 कह सकते हैं, तो उसमें जब जिम्मेदारियां जब बढ़ती हैं, और आज का जो करंट टाइम आप देख ही रहे हैं कि इतने सारी महंगाई है, कंपेयर हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, तो फिर बच्चे भी बड़े होते, वो डिमांड करते हैं, फिर वो सारे फादर पर कर रहे हैं, या मदर नहीं कमा रही है, वो हाउस वाइफ है, हस्बैंड कमा रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं वो प्रभावित हुआ, ऑफिस में हुआ, फिर वो पत्नी के बीच वो हुआ, तो इस तरह होते होते फिर ये कारण होता है। दूसरा है कि मान लीजिए, देखिए एक यहाँ पे एक लाइन हम बताना चाहेंगे, 2 ही ऐसी चीज है जिनसे इंसान के रिश्ते खराब हो रहे हैं। उसकी नौकरी, वो नौकरी क्या करता है, घर का जो हस्बैंड है, और वो नौकरी कहाँ करता है, उसके वहां पे वर्किंग एरिया में उसके कैसे लोगों के साथ रिलेशन है। तो अगर थर्ड पर्सन अगर एंट्री करता है रिलेशंस में, थर्ड आ जा रहा है, और हर इंसान से देखिए गलतियां होना स्वाभाविक है, तो गलती होना स्वाभाविक, लेकिन बार बार अगर वही कोई गलती करा तो गलती नहीं।
तो फिर वहां पे चीजें वो हो जाती है। और ऑब्वियसली है कि रिश्ते का अवैध जो रिलेशनशिप है ये, और दूसरा है कि पैसे का जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं कि देखिए एजुकेशन की प्रॉब्लम है अभी भी, दिखावटी और कंपैरिजन, खासकर लेडीजों में जलन वलन की भावना, ये सारी चीजें हैं। ये मानती हैं आप? हाँ मानते। और पेशेंस देखिए हर धर्म में, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मेरे अंदर तो मैं सबसे बोलती हूँ कि भाई पेशेंस रखो, जलन से नहीं होगा, क्योंकि अगर आप जलोगे ना तो क्या होगा कि आपकी वाइब्रेशन कम होगी, फिर आप गॉड से नहीं कनेक्ट हो पाओगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं काम करेगा। अगर आपको कुछ करना है तो अगला बढ़ा है तो आप उससे इंस्पायर्ड हो, फिर आपके अंदर वो पावर आएगी। आप पेशेंस रखो हर किताब में, चाहे वो भगवत गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, हर जगह लिखा कि पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, और भगवान सब देंगे। आप किसी आत्मविश्वास, अब आत्मविश्वास के मतलब नहीं है कि हम अगले को नीचा दिखा दे रहे हैं, आप भी बढ़िए, आगे को भी बढ़ाइए। सही कह रही हैं आप रूमा जी। लेकिन एक भी आपने भगवान की बात की, तो बहुत से मनोचिकित्सक इसको मानते ही नहीं, कहते हैं कुछ है ही नहीं। नहीं, भगवान है, मैं मानती हूँ। और मैं तो सबसे बड़ी जो भगवान श्री कृष्ण है, एक्चुअली भागवत गीता पूरा, यहाँ के लोग तो कम, आप अब्रॉड में जाइए, इस पर रिसर्च चल रही है। और मनोविज्ञान में पूरा नेट में पूरा चैप्टर है। सूफिज्म आपको पढ़ना पड़ेगा, भागवत गीता पढ़ना पड़ेगा, बुद्धिज्म आपको पढ़ना। तो मैं तो सिविल के एस्पिरेंट रही हूँ, और मेरा आई थिंक कहीं ना कहीं इसीलिए मोटिवेशनल टच दे देती हूँ कि वो सारा ज्ञान तो भगवान है। कोई ऐसी एनर्जी है जो हमें चला रहा है। आपने कभी नोटिस किया है कि आप यहाँ बैठे हो, किसी को याद करते हो, अचानक उसका फोन आ जाता है, फिर वो चीज आप लाइफ में सोच रहे हो कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। दिस टेलीपैथी और गॉड है। अगर हमारे अंदर आत्मा है तो हमारी सांसें चल रही ना, जिंदगी चल रही नहीं कहा जाता, ये सांसें गई हम गए, तो भगवान है, कोई चला रहा। ओवर थिंकिंग भी बहुत लोग करते हैं। हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा आपने किया। ओवर थिंकिंग, अब ओवर थिंकिंग देखिए कहीं ना कहीं निगेटिविटी से आती है, ठीक है। अब जैसे कोई स्टूडेंट्स की हम यहाँ पे लेंगे, स्टूडेंट्स आज के टाइम में बहुत परेशान है, क्योंकि जब भी कोई नौकरी आती है, आप पहले तो एकेडमिक प्रेशर उसका रहा कि तुम्हें फर्स्ट आना है, ये सिंपल सा है कि हर घर की कहानी फर्स्ट आना है। नहीं आना, रैंक अच्छी, यस यू आर सेइंग राइट, रैंक अच्छी आपको लानी है। अब वो बच्चा प्रेशर ले रहा है कि अच्छा रैंक कहाँ है मम्मी, रैंक आनी। इसीलिए हमारी पूरा एजुकेशन सिस्टम चेंज हुआ कि एनईपी क्या नाम है, जो एजुकेशन न्यू पॉलिसी आई कि उस बच्चे को उस पर ध्यान दिया जाए कि किस लाइन में वो बेटर अपना कर सकता, करियर काउंसलिंग होकर। तो वो प्रेशर बना हुआ, और कहीं ना कहीं पढ़ा लिखा तबका भी बच्चे को कहता है, तो वो भर रहा नहीं आता, तो उससे मेंटल हेल्थ बच्चे की खराब हुई। दूसरा है कि बच्चा कुछ करना चाहता है तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं नहीं ये करो, फिर पड़ोसी कुछ कर रहा तो वो प्रेशर, पीयर प्रेशर कि हम ये करेंगे, तो इसके चलते कहीं ना कहीं दिक्कत आती। फिर आगे जब उसके जॉब की बात आती है, मान लीजिए एक गांव तबका का कोई बच्चा है, आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, उसने पढ़ाई शुरू कर दी, फिर लोगों ने कहा अरे तुम नहीं बन पाओगे। आज के टाइम में यही है, मोटिवेशन की क्यों जरूरत है, क्योंकि लोग है ना वो नेगेटिव टॉक्सिक लोग हर जगह आपको मिल जाएंगे कि तुमसे नहीं होगा, यहाँ क्या है, तुम्हारे पास पैसा कहाँ, तुम नहीं बन सकते हो, तुमको दिल्ली जाना, तो बच्चा वहीं टूट गया। मैंने कितनी कोचिंग्स यहाँ पे देखे हैं, बच्चे मतलब ऐसे ही उनको लगता, तैयारी करते हैं, मन से करते हैं तैयारी पंकज जी, लेकिन जब वो तैयारी करते टाइम उनके मन में तो ये है ना कि शायद नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो क्या होगा, बिल्कुल, तो वो फिर फेल ही रहते, इंटरव्यू तक पहुंच के फेल हो जाते। रीजन क्या है, सबकॉन्शियस माइंड ने मान लिया, और आपका जो चेतन स्तर है, अचेतन स्तर है, दोनों में बैलेंस नहीं है, तो आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए मेरा ये मानना है इस एफएम रेडियो सिटी के माध्यम से कि टॉक्सिक लोगों से आप दूर रहें और हमेशा पॉजिटिव रहें। अगर भगवान ने आपको पैदा किया तो कोई ना कोई रोल आपको दिया है, और नहीं मिलता है आपको तो इसका मतलब उसने कुछ बड़ा आपके लिए सोच के रखा है। और मैं अपनी खुद बात करूंगी, मैं पहले टीचर थी, कभी किससे रुक जाए पॉइंट से क्या, तो फिर मैंने सोचा ऐसा क्या, फिर मैंने तो बस ये ठाना नहीं, मुझे करना है पढ़ाई। पढ़ाई ऐसी चीज है, आप अपने आप को घिसिए, जितना तराशना है तराशिए। और एक लाइन मैं बोलना चाहूंगी, वैसे मैं जहां भी जितने मेरे स्पीच वगैरह मेरी जरूर ये लाइन रहती है कि आप कामयाब होने के लिए मत पढ़िए, आप काबिल बनने के लिए पढ़िए। जब आप काबिल होंगे ना तो दुनिया खुद चलकर आपके पास आएगी। आपने कई उदाहरण दिए, इस पर मैं भी एक उदाहरण देना चाहता हूँ, ये रैवली का है। जी बिल्कुल। एक यहाँ पे लेखपाल जी, उनका नाम था प्रतिमा। तो दिमाग की बात, एक दिन मुझसे उनकी भेंट हो गई, ये बता रहा हूँ मैं आपको 3 साल पहले की बात। अच्छा। और
ऐसे ही बात होने लगी। हमने पूछा आप कहाँ से, तो मैं नेपाल हूँ। तो मेरे अब यहाँ पे गॉड वाली बात आ गई, देखिए जी जी। तो मेरे ऐसे ही मेरे मन से निकला, हमने कहा आपको तो पीसीएस होना चाहिए था, पीसीएस अधिकारी। तो वो पक्का पक्का रह गई मेरी बात सुन के, कहा आप कैसी बात कर रहे हैं। तो हमने कहा पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल गया। तो एक हफ्ते बाद फिर वो मुझसे मिली, उन्होंने मुझसे कहा कि भैया आपने उस दिन कहा था तो हमने सोचा कि तैयारी करें, तो हमने कहा करिए तैयारी। तो उन्होंने तैयारी की और लोअर पीसीएस आज वो सिलेक्ट होकर जॉब कर रहे हैं। चलिए कितनी अच्छी बात है। तो वो गॉड ने कहलवाया ना, दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही बोलते हैं। अगर आप देखिए पंकज जी, अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये चीज पाना है तो उसका एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं बहुत सिंपल सा फंडा है, मैं यहाँ पर बता के चाहूंगी कि लोग अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करें। तो उसके लिए सबसे पहले जैसे कि एपीजे कलाम ने कहा, सपने देखिए, बड़े देखिए, क्योंकि भगवान ने हम सबको एक चीज बराबर दिया, समय। क्या गरीब, क्या छोटा, क्या बड़ा, समय सबका बराबर है। और दूसरी बात कि लोग सोचते हैं कि टाइम की वैल्यू को कम, अगर मान लीजिए घड़ी ये है और आप हमसे मांगेंगे घड़ी, तो हम आपको घड़ी नहीं देंगे, समय दे देंगे, लेकिन समय ज्यादा कीमती है, घड़ी की कोई वैल्यू नहीं। ठीक है। तो अगर कुछ सपना बच्चे ने देखा या लोग चाह रहे हैं कि हमको कुछ बड़ा करना है, तो उसको आप अपने माइंड में उसको पूरी पिक्चर बना के वो चीजें आप कंप्लीट कर लीजिए। और क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है, माइंड है, वो इमेजेस और जो कल्पना है, रियलिटी है, उसमें फर्क ही नहीं समझता। आपने नोटिस किया, नींबू देख के पानी आ जाना, या फैंटेसी में देखिए हमारा माइंड कैसे हो जाता है, और चीजों में, या किसी की बारात जा रही है तो हम अपने आप धाम धड़क का नाचना शुरू कर देते हैं। वो मुल्ले की शादी में क्या कौन सी कहावत है, हाँ, तो आपने देखा ना ये चीजें। तो कहने का मतलब है कि जब अपने दिमाग में हम वो चीजें पहले से क्रिएट कर लेते हैं, चित्र बना, हमारा दिमाग, माइंड है, वो इमेजेस मांगता है। जैसे मुझे आना था फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने सेट कर लिया कि हाँ पंकज जी बैठे हैं और मेरी बहुत अच्छे से पॉडकास्ट हो गया, दिमाग में हो गया ना। जब दिमाग में कोई भी चीज दुनिया का बनी, कोई इन्वेंशन है, तो पहले दिमाग में हुआ है, बिल्कुल, तब जाके जमीनी स्तर पे। तो मैं स्टूडेंट को यही बोलना चाहूंगी कि आप लोगों को अगर आईएएस बनना है, कुछ बड़ा करना है, तो अपने आप को मानिए, वैसा चलिए, वैसा बोलिए, क्योंकि जैसा आप दुनिया को देखते, दुनिया वैसा आपको देखती है। कुछ लाइन्स आप हमेशा सुनाती हैं जी, वो जरा हमारे श्रोताओं को सुनाइए। जी जी। देखिए खुशी पर लाइन है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है लोग खुश नहीं है। और मेंटल हेल्थ की हम बात करेंगे। देखिए मेंटल हेल्थ की जब भी बात आती है तो लोग सोचते पागल पागल, एक्सट्रीम लेवल पर बात आती है, लोग पागल, तो आधा पागल या पूरा पागल। हाँ, पागल। तो ऐसा नहीं है पंकज जी, अगर आप खुलकर हंस नहीं पा रहे हैं सारा दिन में, तो आप मेंटली बीमार हैं। आप अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल रहे हैं, रिलेटिव से नहीं मिल रहे हैं कभी न कभार, तो आप बीमार हैं। आप किसी अजनबी अनजान से भी देखते नहीं, ऐसे इग्नोर कर रहे, फोन पे लगे हैं, कौन क्या है, सेंसेशन आपकी, तो आप बीमार हैं। मेरी एक मतलब नोबेल प्राइज पोएम है, मेंटल हेल्थ की है, और पाब्लो नेरुदा ने उसको लिखी थी, इंग्लिश की है। उसको मैं हर अपने जितने भी उसमें इवेंट्स में होते हैं, मैं जरूर बोलती हूँ। धीरे धीरे आप मरने लगते हैं, धीरे धीरे आप मरने लगते हैं, जब आप करते नहीं कोई यात्रा और पढ़ते नहीं कोई किताब, तब आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। आप सुनते नहीं जिंदगी की आवाज, आप सुनते नहीं जिंदगी की आवाज, तब आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। और चलते हैं डेली एक ही रास्ते पर, नहीं बदलते अपना दैनिक नियम व्यवहार, तब आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। और आप नहीं पहनते अलग अलग रंग के कपड़े, तब आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। और आप अनिश्चितता के लिए निश्चितता को नहीं छोड़ सकते, तब आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। और मार डालते हैं अपना स्वाभिमान, तब आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। तो धीरे धीरे मरने की जरूरत नहीं है, आप खुश रहना सीखिए। जैसे हम डेली नहाते हैं, कपड़े पहनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो क्यों ना खुश रहने की आदत डालें, क्योंकि खुश रहने की हैबिट आपको करनी होगी। आप जो देंगे, हम यहाँ पर रंग बिरंगे अलग अलग दिखते हैं सभी लोग, लेकिन हमारे अंदर एक चीज कॉमन है, सोल, रूह, सब अंदर से एक जैसे हैं। अब जब आप किसी को खुशी देंगे तो खुशी मिलेगी, दुख देंगे तो दुख मिलेगा, क्योंकि ये नेचर का नियम है, जो आप देंगे वो मिलेगा।
और तो इसीलिए किसी भी आत्मा को हर्ट नहीं करना चाहिए। और मेरा बस यही चीजें लोगों को समझनी चाहिए। और खुशी का एक लाइन और है कि जैसे आप चाहते हैं कि हम 1 घंटे के लिए खुश हो जाएं तो आप सो लेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। आप चाहते हैं कि हमें एक दिन की खुशी हो जाए तो आप किसी गार्डन में चले जाइए, लॉन्ग ड्राइव पर चले जाइए, तब खुशी मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि हम पूरा 1-2 दिन और करें तो मछली पकड़ लीजिए और कहीं ऐसे घूम आए 2-3 दिन के लिए। अगर आप चाहते हैं 1 साल की खुशी चाहिए तो आप बहुत बड़ा प्रॉपर्टी के मालिक बन जाए। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि हम सारा पूरे जीवन खुश रहें तो आप लोगों की हेल्प करना सीखिए। आज के टाइम में मैंने बहुत जगह मेरा अनुभव रहा है। मैं लखनऊ में रही, मैं जिला अस्पताल में रही 1 साल तक, एज ए एक्सपोजर रही, केवी में मैं रही और रेल कोच में मैं थी केवी में। तो मैंने पंकज जी देखा है कि लोग ना दुखी हैं। क्यों? बच्चे नहीं उनके सही। रीजन क्या है कि आप अब्रॉड भेज दो, कहीं भेज दो, लेकिन आपके कर्म नहीं सही है तो आप कहीं ना कहीं आप दुखी रहोगे। पाने वाला नहीं बड़ा होता पंकज जी, देने वाला बड़ा है। देने में पैसा सबसे छोटा आता है और खुशी मिलती है। हाँ, पैसा सबसे छोटा जिसको लोग आज के टाइम में बड़ा मानते हैं। आपने देखा होगा किसी को अपने घर ही परिवार में अगर मान लीजिए आपके पास नहीं है तो लोग दिखा के देते हैं, ये देखो हम दे रहे हैं, बहन की हेल्प कर रहे हैं। बिल्कुल ये बहुत चलता है जी। लेकिन ना देखिए, खुशी आप दे सकते हैं, मोटिवेशन आप दे सकते हैं, लोगों के लिए अच्छा सोच सकते हैं। आप यकीन मानिए लोगों को पता भी नहीं, कोई बंदा मेरे से गुजरता मिला है तो प्रॉब्लम से मुझको ढेर सारी दुआएं देती हूँ, भाई खुश रहे। आज उसका ये रीजन है पंकज जी कि मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, टच वुड, बहुत अच्छा है, क्योंकि यही सबसे बड़ी हमारा परिवार प्रथम है, फर्स्ट प्रायोरिटी। पहला परिवार प्रथम, फिर जी बिल्कुल बिल्कुल। खैर, तो खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, व्यवस्थित रहिए। मैं पंकज गुप्ता धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ मनोचिकित्सक, मनोविशेषज्ञ डॉक्टर रूमा परवीन जी का, जो हमारे स्टूडियो में आई और उन्होंने आपको खुश रहने के तरह तरह के तरीके बताएं। फिर मिलेंगे रेडियो आरवीएल इंडिया 90.4 FM में। तब तक के लिए नमस्कार।